हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने चार टाइप्स देखे थे: सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। तो इस वक्त हम जो टाइप्स देखेंगे वो उन टाइप्स के बारे में नहीं बात करेंगे हम बात करने वाले हैं किसी और चीज़ के बारे में। मशीन लर्निंग को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो पहला वाला जो हम क्लासिफिकेशन देखने वाले वो होता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मशीन लर्निंग। तो ऑफलाइन मशीन लर्निंग को ही बैच मशीन लर्निंग भी बोला जाता है। तो ऑफलाइन मशीन लर्निंग में क्या होता है ना कि अब सपोज़ आप एक मॉडल ट्रेन कर रहे हो, तो सारा का सारा जो डेटा होगा ना वो एक ही टाइम पे उस मॉडल को फीड कर दिया जाएगा। उसके बाद में वो एक ही बार ट्रेन होता है। बहुत बड़े डेटा पे वो एक ही बार ट्रेन होता है और ट्रेन होने के बाद में उसको प्रोडक्शन पे डाल दिया जाता है, मतलब लाइव कर दिया जाता है। उसके बाद में उसको जब जैसे जैसे हम लोग डेटा देंगे वो उसके हिसाब से हमको प्रेडिक्शंस कर देगा, ठीक है। एक बार वो प्रोडक्शन पे चला गया, उसके बाद में उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होती। उसके बाद में अगर तुमको उसके अंदर कोई चेंजेस करना है तो तुमको उसको प्रोडक्शन से हटाना पड़ेगा, फिर से वापस लाना पड़ेगा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे उस पर काम करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर से लाइव करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए क्या होता है इसके अंदर पूरा का पूरा जो डेटा है ना वो एक ही साथ में इस्तेमाल होता है, होल डेटा यूज्ड एट सेम टाइम। उसके बाद में पीरियोडिकली ट्रेनिंग अगेन एंड अगेन ऑन न्यू डेटा, मतलब जैसे जैसे तुम्हारे पास में नया डेटा आएगा। सपोज़ यूज़र्स तो मतलब अगर तुम ऐसे देखो एक तरीके से तो यूज़र जो होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली सेम डेटा पे काम नहीं करते। जैसे कि पहले तुम डोरेमोन देखते होगे जब छोटे थे तब। उसके बाद में तुम थोड़े बड़े हो गए तो तुमको समझ में आ गया कि डोरेमोन में मज़ा नहीं है, तुम कुछ और देखने लग गए। उसके बाद में बड़े हुए तो और कुछ चेंज कर दिया तुमने। तो डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। तो जब भी डेटा चेंज होगा तो नए डेटा को हमें फिर से देना पड़ेगा इस एल्गोरिदम को। तो जब 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 हम डेटा देंगे तो उसके हिसाब से हमको उस मॉडल के अंदर भी चेंजेस करने पड़ते हैं, है कि नहीं। तो मॉडल के अंदर चेंजेस जब भी करने पड़ेंगे तो उस वक्त हमको उसको वापस लाना पड़ेगा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्शन से, और उसके ऊपर चेंजेस करके फिर से लाइव करना पड़ेगा। तो पीरियडिकली ट्रेनिंग अगेन एंड अगेन ऑन न्यू डेटा। उसके बाद में ये स्लो होता है। क्यों स्लो होगा? क्योंकि भाई देखो एक ही बार में बहुत सारे डेटा पे काम हो रहा है। बहुत सारा डेटा अगर एक ही बार उस एल्गोरिदम को दे दो तो ट्रेनिंग के लिए टाइम तो लगेगा। तो उसके लिए ये स्लो होता है। उसके बाद में अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम कैसे है? जैसे कि उसको कॉन्स्टेंटली लाइव नहीं रख रहे ना हम लोग। जब भी डेटा चेंज होगा तब हमको उसको लाना पड़ेगा प्रोडक्शन से नीचे, मतलब डेवलपमेंट में। और उसके बाद में उसके ऊपर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो जब हम चेंजेस कर रहे होंगे तब तो वो अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो ये हो गए इसके प्रॉब्लम्स। तो ऑनलाइन मशीन लर्निंग में क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि डेटा जो है ना वो बैचेस में इस्तेमाल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे पहले एक्सप्लेन किया वैसे ही करता हूँ। जैसे कि सपोज़ एक मॉडल है जो तुमने प्रोडक्शन के ऊपर लाइव कर दिया। उसको छोटे से डेटा पे तुमने उसको ट्रेन किया और उसको लाइव कर दिया। उसके बाद में क्या होता है ना कि जैसे जैसे तुम्हारे पास में नया डेटा आता है वैसे वैसे तुम उसको ट्रेनिंग करवाते हो, ठीक है। वो लाइव है उसका उसका भाई वो जो मॉडल है वो उसका लाइव चल रहा है। उसके बाद में जैसे जैसे तुमको डेटा आएगा तुम उसको बैचेस में फीड करते हो। तो वो उसके ऊपर प्रोडक्शन पे काम कर रहा होगा, तभी नया डेटा आएगा तो उस पर ऑटोमेटिकली खुद को ट्रेन करेगा। तो वो ट्रेन करने के बाद में कंटिन्यूसली लाइव ही चलता रहेगा। जैसे जैसे डेटा चेंज होगा वो अपने आप को ट्रेन करता जाएगा। छोटे छोटे बैचेस में हम लोग डेटा देंगे उसे, ठीक है। तो इसको एक बार लाइव कर दिया तो उसको नीचे लाने की, डेवलपमेंट में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो हमेशा लाइव होता है। तो ये होता है ऑनलाइन मशीन लर्निंग में कि डेटा जो है वो बैचेस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद में ऑटो ट्रेनिंग है। ऑटो ट्रेनिंग यानी कि कैसे? जैसे कि हम बैचेस में दे रहे हैं डेटा तो वो अपने आप को ट्रेन करता जा रहा है जैसे जैसे डेटा चेंज हो रहा है। तो ये फास्ट होगा ऑब्वियसली। और अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल होगा क्योंकि उसको हम लोग उसके ऊपर डायनेमिकली वो खुद को ही चेंज कर रहा है ना। हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। हम डेटा उसको बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने आप को ट्रेन करता जा रहा है, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन मशीन लर्निंग हमेशा अवेलेबल होगा। मतलब ये थियोरटिकल चीज़ें हैं लेकिन जब हम एक्चुअल में देखेंगे तब समझ में आएगा कि हमेशा ही नहीं होता वो, लेकिन बेटर है, ऑफलाइन से काफ़ी बेटर है। तो इसके अंदर का ये डिफरेंस देख लेते हैं कि ऑनलाइन मशीन लर्निंग जो होता है उसके अंदर लर्निंग इज़ डन इंक्रीमेंटली ऑन द डेटा सेट।
क्या कर रहे हैं हम लोग, बैचेस में डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। पहला बैच जाएगा, उसके ऊपर डेटा ट्रेन होगा, जैसे कि 1000 क्यूरीज हमने दे दी डेटा की, उसके ऊपर वो ट्रेन कर लिया, उसके बाद में लाइव चल रहा है। उसके बाद में डेटा चेंज हुआ तो हम अगली, जैसे जैसे हमारे पास डेटा आया उस हमने अगला 1000 क्यूरीज का दे दिया। 1000 क्यूरीज माने कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 क्यूरीज का नहीं होता है एक बैच, वो तो हम खुद डिसाइड करते हैं। ऑफलाइन लर्निंग में क्या होगा कि ऑफलाइन लर्निंग में लर्निंग इज़ डन वंस ऑन द डेटा सेट, पहले ही अपन ने ट्रेन कर लिया, उसके बाद में लाइव कर दिया उसे, उसके बाद में ट्रेनिंग नहीं होगी भाई, छेड़खानी नहीं होगी उसके बाद में, ठीक है। तो फिर ये हो गया डिफरेंस पहला। मॉडल इज़ अडेप्टेबल टू डिफरेंट डेटा, है ना, ये बात तो हम कब से बात कर रहे हैं। मॉडल इज़ नॉट अडेप्टेबल, जब तक उसको नए डेटा पे ट्रेन नहीं करोगे वो अडेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स टू डेवलप, भाई ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि तुम ही देखो कि अगर उसको तुम लाइव डेटा ट्रेनिंग के लिए दे रहे हो तो फिर वो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। तो इस ये है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं ये ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं, अगर टाइम मिला तो इसमें जाएंगे हम लोग, क्योंकि मशीन लर्निंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है यार। तो इसके अंदर क्या होता है, रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशंस, क्योंकि बैचेस जैसे जैसा डेटा आएगा वैसे हम लोग बैचेस प्रोवाइड करते जाएंगे, तो कंप्यूटेशंस भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। फ्यूअर कंप्यूटेशंस, कि भाई जब हमको एकदम ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी कि भाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, अब डेटा बहुत ही चेंज हो चुका है, तो हम लोग उसके ऊपर चेंजेस करेंगे, उसको प्रोडक्शन से हटा के उसमें चेंजेस करके फिर उसको लाइव करेंगे, ठीक है। तो फ्यूअर कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड। इसके अंदर स्टोरेज जो होगा लेस लगेगा। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई इसको अगर हम बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें लेस कैसे लगेगा, क्योंकि मल्टीपल डेटा हम लोग लाइव देते ही जा रहे हैं, तो इसमें तो ज़्यादा लगना चाहिए। ज़्यादा नहीं लगेगा भाई, क्योंकि देखो समझो इस बात को अगर मॉडल लाइव है और तुम उसको 1000 क्यूरीज अवेलेबल करते जा रहे हो, तो 1000 क्यूरीज की एक बैच, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1000 क्यूरीज की अगर एक बैच प्रोवाइड कर रहे हो तो तुम्हारे लिए उतना ही डेटा लगेगा, है ना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि तुम्हारा डेटा सेट बहुत बड़ा है, ट्रेनिंग के वक्त में ही बहुत सारे डेटा पे काम होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी उसको ज़्यादा लगेगा, जो स्टोरेज ज़्यादा लगेगा। उसके बाद में उसको लाइव करने के बाद में उसको क्यूरीज देते जाओ, है ना, तो उसके लिए भी तुम्हें ज़्यादा स्टोरेज लगता है, ठीक है। उसके बाद में इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड रिसोर्स इंटेंसिव, भाई ऑफ कोर्स अगर कॉम्प्लेक्स है, डेवलपमेंट वगैरह में ज़्यादा काम लगेगा, रिसोर्स इंटेंसिव, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होंगे, ये लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब इंस्टेंस बेस वर्सेस मॉडल बेस, ये अनदर टाइप का क्लासिफिकेशन है, ये एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है। मशीन लर्निंग को काफ़ी सारे टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, तो ये मशीन लर्निंग का अलग टाइप का एक क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। इसके अंदर होता है इंस्टेंस बेस्ड एंड मॉडल बेस्ड मशीन लर्निंग। तो इंस्टेंस बेस्ड के अंदर क्या होता है ना कि डेटा को ना मेमोराइज किया जाता है। इंस्टेंस मतलब क्या हो गया कि भाई जब भी डेटा आएगा, अब कोई नया हम मैंने सपोज़ अपना मॉडल ट्रेन कर लिया, तो जब भी मेरे पास में नया कोई चीज़ आएगा प्रेडिक्शन के लिए, नया कोई एंट्री आएगा, तो इंस्टेंस बेस्ड जब वो आएगा उस इंस्टेंस पे मैं काम करूँगा, तब तक मैंने नहीं काम कर रहा, जब वो आएगा तब मैं काम करूँगा, ठीक है। मॉडल बेस में क्या होता है कि भाई पहले से वो मॉडल बना लेता है, जनरलाइजिंग डेटा, ये जनरलाइज कर देता है डेटा को, कि भाई वो वेट नहीं करता, वो नहीं बोलता कि भाई जब आएगा तब काम करेंगे, ऐसे नहीं करता वो क्या करता है, पहले से ही मॉडल बना के रखता है, जनरलाइज कर देता है डेटा को, कि भाई जब आएगा तब वो अपना आप मतलब ईजी हो जाता है उसके लिए काम। तो फिर इसका थोड़ा आगे जाके हम लोग डिटेल में देखते हैं, ऐसे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएगा। क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल देख लो, ये एक ट्रेन किया हुआ मॉडल है, उसके अंदर ये दो टाइप का क्लासिफिकेशन हो रखा है ना, क्लासिफिकेशन वाला एग्जांपल है ये। इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ डॉट्स है जो कि ग्रीन है, कुछ डॉट्स है जो कि ब्लू है। तो अभी ये नया वाला डॉट आ गया रेड, ये हम लोगों ने बाद में एंट्री किया है। तो हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है कि भाई इसका कलर कौन सा होगा, ग्रीन होगा या फिर ब्लू होगा। तो ऐसे वक्त में क्या करता है इंस्टेंस बेस, क्या करता है ना कि इन सारे डॉट्स में से जो सबसे पास वाले डॉट्स है उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना, कि ब्लू से इसका डिस्टेंस पास में है या फिर ग्रीन से पास में है। वो जब हम लोगों को डॉट अवेलेबल होगा, जब ये एंट्री अवेलेबल होगी तब ये कैलकुलेट करेगा ना, पहले से कैसे करेगा। तो ये कैलकुलेट करता है और जो सबसे पास होगा वो कलर असाइन कर देता है ना, समझ गए। तो मतलब इसका कलर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, ब्लू, क्योंकि देखो ये ग्रीन वाला काफ़ी दूर है, तो ब्लू वाले पास पास में है, तो इसका कलर ब्लू होना चाहिए। तो ऐसे ये काम करेगा, जब डेटा आएगा तब ये कंप्यूटेशन करेगा, उसके बाद काम करेगा। तो मॉडल बेस में क्या होता है, भाई मॉडल बेस में क्या होता है ना कि ये पहले से ही एक रूल बना लेता है,
कोई एक फंक्शन, कोई एक फार्मूला बना लेता है, जो फार्मूला अप्लाई कर देता है वो मॉडल को, डेटा को फार्मूला दे देता है वो। तो उसके बाद में क्या होगा कि देखो अब ये इसने क्या किया, क्लासिफिकेशन का एक लाइन बना दिया इसने, डेटा को जनरलाइज कर दिया और ये लाइन बना दिया कि देखो भाई ये लाइन के नीचे जो होगा ना वो डेफिनेटली ब्लू होगा, और जो ऊपर होगा वो डेफिनेटली ग्रीन होगा। समझ गए? ये आउटलायर्स है, मतलब ये थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कुछ कुछ, तो उसके अंदर ये मैंने जानबूझ के ऐड किया ये लोग। तो इसके अंदर क्या होगा ना कि जैसे ही ये नया वाला पॉइंट आया तो इसको समझ में आ गया कि भाई ये लाइन के नीचे है तो इसको तो ब्लू कलर देना चाहिए, है ना। तो अब इसमें क्या हो गया, इसने पहले से वर्क कर रखा था और उसके बाद में इसने बस जनरलाइज डेटा के अंदर से प्रेडिक्शन कर दिया, ठीक है। लेकिन पहले इंस्टेंस बेस में क्या देखा हमने कि भाई जब आता है हमारे पास में कोई नया पॉइंट तब वो डिसाइड करता है, तब वो कंप्यूटेशन करता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी क्या डिफरेंस हो गया भाई, देखो ये हो गया इंस्टेंस बेस्ड हो गया और ये हो गया अपना मॉडल बेस्ड। मॉडल बेस्ड में क्या होगा कि प्रिपेयर द डेटा फॉर मॉडल ट्रेनिंग, है ना। डेटा को वो प्रिपेयर करता है, उसके बाद में प्रिपेयर द डेटा फॉर मॉडल ट्रेनिंग, ये भी सेम ही है क्योंकि डेटा के ऊपर ही काम हो रहा है ना। दोनों भी चीज़ों की ये डिफरेंस नहीं हुआ वैसे, लेकिन ये दोनों के अंदर कॉमन चीज़ है। उसके बाद में ट्रेन द मॉडल फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा टू एस्टिमेट मॉडल पैरामीटर्स, डिस्कवर पैटर्न्स। इसके अंदर क्या हो रहा है ना, इसके अंदर हम पैटर्न कर रहे थे ना डिसाइड, कोई फार्मूला डिसाइड कर रहे थे, है ना। देखो तुम, ये पैटर्न बना लिया इसने, ये उसने एक फार्मूला बना लिया है। ये हो गया मॉडल बेस वाला, है ना। ये इधर वाला मॉडल बेस्ड है। समझ में आ गया तुमको? ये ट्रेनिंग मॉडल फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा टू एस्टिमेट मॉडल पैरामीटर्स, दैट इज डिस्कवर पैटर्न्स। यहाँ पे पैटर्न बना रहा है वो। यहाँ पे डू नॉट ट्रेन मॉडल, ये ट्रेन वेन कुछ नहीं करता भाई। ये क्या करता है, पैटर्न डिस्कवरी पोस्टपोन करता है। कब तक? जब तक नई क्यूरी नहीं आ जाती, नया डेटा नहीं आ जाएगा मेरे पास, तब तक कुछ नहीं करूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद में स्टोर द मॉडल इन सूटेबल फॉर्म, ये मॉडल को एक सूटेबल फॉर्म में स्टोर करता है। यहाँ पे कोई मॉडल का कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे देर इज़ नो मॉडल टू स्टोर, यहाँ पे मॉडल वॉडल कुछ नहीं है। समझ में आ रहा? मतलब ये डिफरेंस तुम लोगों को इतना ज़्यादा मेक सेंस नहीं कर रहा होगा, आगे जाके और करेगा, ठीक है। कंसेप्ट को समझ लो बस। जनरलाइज द रूल्स फ्रॉम द मॉडल इवन बिफोर स्कोरिंग इंस्टेंसेस इज सीन, है ना। ये रूल्स वगैरह वही चीज़ है, बस घुमा फिरा के वही 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 लिख रहे हैं ये लोग। जनरलाइजिंग, नो जनरलाइजिंग बिफोर स्कोरिंग, ओनली जनरलाइज फॉर ईच स्कोरिंग इंस्टेंस इंडिविजुअली एंड व्हेन सीन, ठीक है। तो प्रेडिक्ट फॉर अनसीन स्कोरिंग इंस्टेंस, है ना। ये मतलब बेसिकली तुम लोगों को समझ में आ गया ना। कैन थ्रो अवे इनपुट एट ट्रेनिंग डेटा आफ्टर मॉडल ट्रेनिंग, है ना। इनपुट और आउटपुट जो होता है ना, मतलब इसका इनपुट एंड ट्रेनिंग डेटा जब होता है मॉडल ट्रेनिंग के बाद में ये फेंक देता है, मतलब उसको कुछ लेना नहीं है। एक बार फार्मूला बन गया, ये उसको फार्मूला मिल गया, उसके बाद में इसको कोई लेना नहीं है डेटा के बारे में। समझ में आ रहा है? अब तुम ही देख लो कि ये लाइन अगर बना ली और इसके बाद में इसने ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, सारे डेटा पॉइंट्स हटा दिए, तो उसको क्या लेना है डेटा से? उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको डेटा तो लगेगा, है ना। रिक्वायर्स अ नोन मॉडल फ्रॉम फॉर्म, मतलब क्या है कि इसके अंदर मॉडल का जो फॉर्म है वो उसको पता होना चाहिए। फार्मूला जो है वो पता हो गया तो उसके बाद में उसको कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। मॉडल मतलब क्या है? मॉडल मतलब कोई एक प्रेडिक्टिंग फार्मूला या फिर कोई एक फंक्शन, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो मॉडल खुद को ये कर सके, मतलब प्रेडिक्शन दे सके उसके ऊपर से। मतलब एक फार्मूला काउंट कर लो, इसे फंक्शन काउंट कर लो, ठीक है। मे नॉट हैव एक्सप्लिसिट मॉडल फॉर्म, है ना। इसका कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पास वाले सिर्फ डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस काउंट होगा। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक मॉडल ही हो, है ना। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार मॉडल ना ही हो, ठीक है। स्टोरिंग मॉडल जनरली रिक्वायर्स लेस स्टोरेज, इसके अंदर स्टोरेज कम लगता है क्योंकि इसके अंदर डेटा तुम लोग हटा दोगे तो भी चलेगा ना, है ना। डेटा अगर नहीं रहा तुम्हारे पास में, सिर्फ फार्मूला है तो भी चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर डेटा तो स्टोर करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इंस्टेंस बेस्ड, तो इसके अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये देख लिया हमने टाइप्स। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे